नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये करंट अफेयर्स का है। जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इस एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जुलाई 2024 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग 120 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, वहां से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स 2024 ये किस देश में शुरू हुई? समर ओलंपिक्स 2024 अभी हाल ही में किस देश में शुरू हुई है? तो ये हुई है फ्रांस के पेरिस में ये शुरू हुई है। पहले का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार 117 इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में और ये 33वां समर ओलंपिक्स है। और कुछ खास पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में हुआ था उसमें सिल्वर जो मेडलिस्ट थी मीराबाई चानू, वो मात्र इकलौती ऐसी इंडियन वेट लिफ्टर हैं जो कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए वो क्वालिफाई की हैं। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि इस बार टोटल 32 स्पोर्ट्स हो रहे हैं और इस बार 4 नए स्पोर्ट्स जो है इंक्लूड किए गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। वो कौन कौन से हैं? एक है ब्रेकिंग, एक है स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये 4 नए स्पोर्ट्स इस बार ऐड किए गए। और जो अगला ओलंपिक्स समर ओलंपिक्स जो 2028 में होने वाला है लॉस एंजलिस यूएसए में, उसके लिए 5 ऐसे स्पोर्ट्स को चुना गया है जो कि पहली बार खेला जाएगा 2028 में। उसमें एक है क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये 5 स्पोर्ट्स को ऐड किया गया 2028 के लिए और इस बार जो अभी हो रहा है 2024 में उसमें 4 नए स्पोर्ट्स इंक्लूडेड हैं, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 हो रहा है तो इसमें दोनों, चाहे वो ओलंपिक हो या पैरालंपिक जो कि दिव्यांग लोगों का होता है ओलंपिक, उसमें जो दोनों का जो स्लोगन है वो एक ही है और उस स्लोगन का जो बोल है वो है गेम्स वाइड ओपन। यही है दोनों का स्लोगन ओलंपिक के लिए और पैरालंपिक गेम्स के लिए। आइए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कितने भारतीय एथलीट भाग लेंगे? तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इस बार और डिटेल से बात करेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिया है कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कितने एथलीट्स भाग लेंगे। तो ये टोटल 117 इंडियन एथलीट्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दूसरे का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 117 एथलीट्स। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जो हुआ था उस बार लार्जेस्ट इंडियन कॉन्टिजेंट को देखा गया था जिसमें 121 एथलीट्स पार्टिसिपेट किए थे। इस बार कितना कर रहे हैं? 117, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट है इंडिया के ओलंपिक टूर का। हालांकि इस बार जो हाईएस्ट है वो यूएसए से है, 640 एथलीट्स यूएसए के पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स में। तो इंडिया से कितने कर रहे हैं? 117, जिसमें 70 जो है वो पुरुष हैं और 47 जो है वो महिलाएं हैं। और ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे 69 इवेंट्स में 95 मेडल्स के लिए। अब देखते हैं 95 मेडल्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मेडल्स इंडिया में आते हैं। समर ओलंपिक्स 2020 कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। 2024 अभी कहाँ हो रहा है? पेरिस फ्रांस में। तीसरा जो है अगला 2028 में, ये कहाँ होने वाला है? ये लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 2028 वाला ऑलरेडी ये प्रस्तावित है। और जो 2032 में होगा समर ओलंपिक्स वो होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि 2028 और 2032 में कहाँ होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो पहला गोल्ड मेडल जीता गया है चाइना के द्वारा। तीसरा का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि पहला मेडल जीता गया कजाकिस्तान के द्वारा, लेकिन वो गोल्ड नहीं था। यहाँ पे गोल्ड मेडल पूछा जा रहा है तो वो जीता गया चाइना के द्वारा। तीसरा का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल इस बार 329 गोल्ड मेडल्स हैं जिसमें पहला जो है वो चाइना ने जीत लिया है। किसमें जीता है?
10 मीटर का जो एयर राइफल का मिक्स्ड टीम इवेंट होता है उसमें चाइना ने जीत लिया है। चाइना का जो पेयर है वांग यूतिंग और शेंग लिहाओ, इन दोनों ने, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियंस है, इन दोनों ने साउथ कोरिया को हरा दिया और इन्होंने गोल्ड जीत लिया। तो पहला गोल्ड चाइना के द्वारा जीता गया। चौथा देखते हैं, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहली इंडियन कौन जो मेडल जीते हैं इस बार पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, तो वो हैं मनु भाकर। चौथा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं कौन से कैटेगरी इवेंट में, ये जीती हैं महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल जो है उसके फाइनल में ये जीती हैं ब्रॉन्ज मेडल। अब इंडिया जो है वो ऐसा चाह रहा है, ऐसा एम किया हुआ है इंडिया कि वो सरपास करे अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को, क्योंकि टोक्यो 2020 ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें इंडिया ने 7 मेडल्स जीते थे। तो इस बार इंडिया चाह रही है कि 7 से ज़्यादा मेडल्स जीते। आगे देखते हैं क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, फ्लैग बेयरर कौन थे। तो 2 थे, पीवी सिंधु और शरत कमल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही फ्लैग बेयरर थे। पांचवा का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब फ्लैग बेयरर होते क्या है, तो ये एक सिंबॉलिक लीडर होते हैं ओलंपिक के गेम्स में। तो ये लोग क्या करते हैं, ओपनिंग जो सेरेमनी होता है उसके परेड में ये लोग जाते हैं। तो ये पहले ऐसे लोग होते हैं जो उस परेड मार्च में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपने कंट्री के जो डेलीगेशन होता है उसको ये लोग लीड करते हैं। और साथ ही साथ जो अपने देश का झंडा होता है उसको ये लोग प्राउडली दिखाते हैं। सेम इस तरीके से जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में है कि ये फ्लैग बेयरर है, ये झंडा लेके आगे आगे चल रहे हैं और बाकी के कॉन्टिजेंट पीछे पीछे आ रही हैं। तो इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया, टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल और बैडमिंटन सुपरस्टार जो है पीवी सिंधु, ये दोनों ही इंडिया के फ्लैग बेयरर थे पेरिस ओलंपिक्स 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में। पिछले बार कौन थे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में, एक तो मैरी कॉम जी थी और दूसरी जो कि फॉर्मर हॉकी स्कीपर हैं मनप्रीत सिंह, ये दोनों थे फ्लैग बेयरर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। हालांकि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होना था लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ था, तो ये 2021 में हुआ था, बट फिर भी इसको टोक्यो ओलंपिक्स 2020 आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के शेफ डे मिशन कौन होंगे। शेफ डे मिशन होंगे गगन नारंग। छठा का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब है कि शेफ डे मिशन होता क्या है, तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी इंडिया के एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके वेलफेयर का यही रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब उनके जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना इनका काम होता है शेफ डे मिशन का। तो शेफ डे मिशन कौन है, गगन नारंग। अब ये गगन नारंग कौन है, तो ये लंदन ओलंपिक्स जो 2012 में हुआ था उसके ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, ये शूटिंग में जीते थे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, तो उस समय ये नाम कमाए थे। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं पीटी उषा जी, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन, भारत की 2024 की ओलंपिक्स टीम के प्रधान प्रायोजक कौन सी कंपनी है, प्रिंसिपल स्पॉन्सर, तो ये है अडानी ग्रुप। सातवां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग स्पॉन्सर करेंगे इंडिया की जो टीम ट्रेवल कर रही है पेरिस के लिए, पेरिस ओलंपिक्स के लिए 2024 में, उसको हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। और साथ साथ इन्होंने एक थीम भी लॉन्च किया, देश का गीत एट ओलंपिक्स, क्योंकि आप जानते हैं ओलंपिक्स में आप मेडल जीतते हैं तो आपके देश का गीत बजता है। आठवां देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स की अब बात हो रही है, पहले हम लोग समर ओलंपिक्स देखे थे, ये विंटर ओलंपिक्स 2030 की मेजबानी अभी अनाउंस हुआ है, तो वो कौन सा देश करेगा, तो ये करेंगे फ्रेंच एल्प्स करेंगे, मतलब फ्रांस करेंगे। आठवां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स अलग अलग क्या है दोनों। तो समर ओलंपिक्स जिसको पॉपुलरली मतलब एक हम लोग सिर्फ ओलंपिक्स भी अगर कहेंगे तो इसका मतलब होता है समर ओलंपिक्स, तो इसको सिर्फ ओलंपिक्स भी कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। जैसे कि अगर 2020 का ओलंपिक्स का बात करें तो इसमें 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि टोक्यो में हुआ था 2021 में। लेकिन अगर विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो उसके कंपैरिजन में एक बहुत ही एक छोटे स्केल पे होता है, जिसमें अगर 2022 की विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो इसमें सिर्फ 91 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और ये चाइना में हुआ था। अब जो दोनों है समर और जो विंटर, दोनों ओलंपिक्स हर 4 साल में होते हैं। हालांकि गैप है, जैसे कि विंटर ओलंपिक्स जो है ये होता है 2022 में हुआ, तो अब 2026 में होगा,
फिर उसके बाद 2030 में होगा। लेकिन जो समर ओलंपिक्स है वो 2020 में हुआ था, अभी 2024 में हो रहा है, इसके बाद 2028 में होगा दोनों 4-4 साल के ही गैप पे ही होता है। आगे देखते हैं, विंटर ओलंपिक्स जो होता है वो उन खेलों का होता है जो कि स्नो और आइस पे जिसका हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सारे उसमें खेल नहीं होते हैं जो कि स्नो और आइस में खेले जाए, वही खेल होते हैं। अब विंटर ओलंपिक्स 2022 कहाँ हुआ था? ये बीजिंग में हुआ था, चाइना के। 2026 जो होने वाला है ये इटली में होगा। 2030 जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये कहाँ पे प्रस्तावित है? ये होगा फ्रेंच एल्प्स, मतलब फ्रांस में होगा। और 2034 वाला भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, ये यूएसए के सॉल्ट लेक सिटी यूटा में होगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2030 में विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा, 2034 में कहाँ होगा, ये सारे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत से किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये हैं नीता अंबानी जी, इनको चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मेंबर, इनको चुना गया है। तो 9वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो नीता अंबानी हैं कौन? ये फाउंडर है, रिलायंस फाउंडेशन के ये फाउंडर हैं, और ये यूनानिमसली ये जीत गई, मतलब 100% वोट इनको मिला, कोई भी इनके विरोध में नहीं था। अब अगर बात करें कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं थॉमस बैक। और अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट की बात करें तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये हैं पीटी उषा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? तो ये है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, टेनिस स्टार एंडी मरे, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस देश के प्लेयर हैं? एंडी मरे ये हैं ब्रिटेन के प्लेयर हैं। 10वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 टाइम के ओलंपिक गोल्ड मेडल के विनर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि पेरिस 2024 जो होगा वो इनका लास्ट एवर टेनिस टूर्नामेंट होगा। इसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे, एंडी मरे। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, पीआर श्रीजेश, इस नाम के एक भारतीय खिलाड़ी ने अभी हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस खेल से संबंधित है? पीआर श्रीजेश ये संबंधित है हॉकी से। 11वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन भी रह चुके हैं, अभी तो प्लेयर हैं, पहले कैप्टन भी रह चुके हैं पीआर श्रीजेश, जो कि केरला से हैं। तो इन्होंने भी अनाउंस किया है कि पेरिस ओलंपिक्स इनका आखिरी गेम होगा, इसके बाद ये रिटायर कर जाएंगे, और ये इनका 4था ओलंपिक्स होगा। ऑलरेडी ये 3 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो पीआर श्रीजेश जो हैं ये 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुआ था ब्राज़ील में, उस समय ये टीम के कैप्टन थे। हालांकि उसके बाद जो 2020 में हुआ टोक्यो ओलंपिक्स, उस समय इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाया टीम को ब्रॉन्ज मेडल जीतने में। हम लोग जानते हैं कि हॉकी की जो हमारी टीम है वो पिछले बार ब्रॉन्ज मेडल जीती थी 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। तो इन्होंने टोटल, पीआर श्रीजेश ने इंडिया को 328 मैचों में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है 2021 में, और इनको पद्मश्री मिल चुका है ऑलरेडी 2017 में। आगे इससे पहले हम लोग बढ़े, आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं चुन कर लाया हूं, और 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर में सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? पहले थे इंदिरा गांधी, दूसरे बने हैं अभिनव बिंद्रा। 12वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। ओलंपिक ऑर्डर जो है ये हाईएस्ट अवार्ड होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। अब ये उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो कि ओलंपिक मूवमेंट को एक मतलब कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनका कंट्रीब्यूशन होता है ओलंपिक मूवमेंट के लिए, और उसके साथ साथ ओलंपिक्स को कहीं ना कहीं प्रमोट करने में जिनका बहुत ही अच्छा योगदान होता है, उनको ये दिया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हाईएस्ट अवार्ड है ओलंपिक ऑर्डर, उनको दिया जाता है। अगर बात करें कि दूसरे जो अवार्ड ये जीत चुके हैं तो कौन कौन से हैं, तो एक इंदिरा गांधी जो कि मैंने आपको पहले बताया, और एक है नेल्सन मंडेला, ये सब ये अवार्ड जीत चुके हैं। अब अगर बात करें अभिनव बिंद्रा जिनको भी मिला है, तो अभिनव बिंद्रा कौन है? तो ये इंडिया के पहले ऐसे इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मतलब ये पहली बार ऐसे थे जिनको इंडिविजुअली कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडिया से मिला था, वो थे अभिनव बिंद्रा थे। और इनको किस खेल में मिला था? इनको मिला था मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट जो होता है उसमें इनको मिला था, और ये मिला था 2008 के बीजिंग गेम्स में। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन,
एशियन पैरालंपिक कमेटी के दक्षिण एशिया प्रतिनिधि कौन बनी है? साउथ एशियन रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है एशियन पैरालंपिक कमेटी के? तो ये बनी है दीपा मलिक जी। 13वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दीपा मलिक जो है ये पहली इंडियन महिला है जो कि मेडल जीती थी पैरालंपिक गेम्स में। अगर इसके अलावा बात करें देवेंद्र झझरिया जी का, तो ये 2 बार ये पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और फिलहाल ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है और इन्होंने सक्सीड किया था दीपा मलिक जी को, क्योंकि पहले जो है दीपा मलिक वो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी कौन है? अभी हैं देवेंद्र झझरिया। 14वां क्वेश्चन, यूएसए के अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 14वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर्स जो हैं लिएंडर पेस, इनको प्लेयर कैटेगरी में शामिल किया गया है और विजय अमृतराज को कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो ये बन गए हैं पहले एशियन मैन जिनको इंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। इनके अलावा एक और को इसी इवेंट में शामिल किया गया और वो है ब्रिटिश जर्नलिस्ट रिचर्ड एवंस। इनको शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में यूएसए के। तो ये तीनों ही अभी शामिल किए गए, लेकिन चूंकि यहाँ पे इंडियन पूछा गया तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। जुलाई 2024 में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो जुलाई 2024 में जो रैंकिंग आई है उसमें इंडिया का स्थान है 82। 15वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। तो इसमें सिंगापुर जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है, सिंगापुर का पासपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये जो पासपोर्ट है ये इनके सिटीजन्स को ये हक देता है कि वो वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जो है एक्सेस कर सकते हैं 195 देशों में। मतलब या तो उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है या तो वो सीधा उस देश के एयरपोर्ट पे चले जाए और वहाँ से वीज़ा ले लें। तो ऐसा ये 195 देशों में ये जा सकते हैं, इसीलिए सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। दूसरे नंबर की बात करें तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान, ये पांचों देश का ज्वाइंटली है दूसरे नंबर पे। ये लोग 192 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल ट्रेवल कर सकते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक क्या हम लोगों ने देखा 82। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो है वो 58 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के जा सकता है। पिछले साल इंडिया का रैंक था 80, इस बार और बढ़ के हो गया है 82। तो कहीं ना कहीं रैंकिंग में थोड़ी गिरावट आई है। अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट की बात करें तो उनका रैंकिंग है 100वें नंबर पे है पाकिस्तान का पासपोर्ट। अफगानिस्तान जो है वो आखिरी नंबर पे है और अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट होल्डर है वो सिर्फ 26 जगहों पे जा सकता है, वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान का पासपोर्ट। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट को पेश किया? तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो लगातार 7वीं बार अभी केंद्रीय बजट को पेश किए हैं। 16वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, ये प्रेजेंट की हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 का यूनियन बजट। अब ये पहली ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं जिन्होंने बजट को लगातार 7वें साल इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। हालांकि सबसे ज़्यादा बजट प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम पे है। इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया है? 10 बार। लेकिन लगातार 7 बार ऐसा पहली बार हुआ जो एक ही वित्त मंत्री ने पेश किया है, वो है निर्मला सीतारमण जी। लेकिन सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार। दूसरे नंबर पे है पी चिदम्बरम जी, इन्होंने 9 बार बजट को पेश किया है। आगे देखते हैं 17वां। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये अनुमान है 6.5 से 7% तक। 17वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बट इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है ये कब प्रेजेंट किया जाता है? बजट के एक दिन पहले। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अभी भारत सरकार के कौन है? ये हैं वीए नागेश्वरन, मतलब वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। हाल ही में पेश किया गया बजट 2024 का साइज क्या है? टोटल साइज कितना है बजट का? तो ये है 48.21 लाख करोड़।
मतलब 48.21 लाख करोड़ इस बार बजट का साइज है। 18वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 19वां देखते हैं, बजट 2024 के अनुसार नए इनकम टैक्स सिस्टम में 3 से 7 लाख के आय पर टैक्स का दर क्या है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 3 से 7 लाख के बीच में कमा रहा है सालाना, तो उसको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? तो उसको सिर्फ 5% टैक्स देना पड़ेगा। 19वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप 3 लाख तक कमाते हैं तो आपको 0% टैक्स है, मतलब टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स देना है। 7 से 10 लाख में 10% टैक्स देना है। 10 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख में 20%, और अगर आप 15 लाख से ऊपर कमाते हैं सालाना तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। पिछले बार से एक बदलाव बस इतना ही है कि पिछले बार 3 से 6 लाख तक था 5%, इस बार 3 से 7 लाख कर दिया गया है 5%, बस इतना ही बदलाव है। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का अनुमानित राजकीय कोष जो घाटा है, मतलब जो फिजिकल डेफिसिट है, वो कितना रहने वाला है? तो वो रहने वाला है 4.9%। तो 20वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट रहने वाला है 4.9%। हालांकि भारत सरकार का एम है कि अगले साल तक इसको घटाकर 4.5% तक कर देना है। देखते हैं आगे होता है कि नहीं। तो फिजिकल डेफिसिट रहेगा 4.9% जीडीपी का, और भारत सरकार ये चाह रही है कि 2025-26 में इस फिजिकल डेफिसिट को घटाकर 4.5% कर दें। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। बजट 2024-25 में किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है? तो इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया, 6 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो 21वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22वां देखते हैं, बजट 2024-25 में किस कर को समाप्त कर दिया गया है? कौन सा ऐसा टैक्स है जिसको इस बार खत्म कर दिया गया है? तो वो टैक्स है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या होता है? अगर आप कोई स्टार्टअप चला रहे हैं और अगर आपको कोई फंडिंग कर रहा है, कोई अनजान आपको फंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको उसमें से टैक्स देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो जा रहा था, स्टार्टअप को बहुत धक्का लग रहा था, इसीलिए स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एंजल टैक्स को इस बार हटा दिया गया है। 22वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 23वां देखते हैं, बजट 2024-25 के अनुसार विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 40% से कितना कर दिया गया है? तो कॉरपोरेट टैक्स को इस बार घटाकर 40% से 35% कर दिया गया है। 23वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 24वां देखते हैं, हाल ही में आए बजट 2024 में किस राज्य में विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है बिहार में। 24वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इस बार बजट में ये अनाउंस किया गया है कि विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर जो कि गया में है और महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है, तो ये दोनों ही बिहार में है। तो इसको डेवलप किया जाएगा और इसमें सरकार सपोर्ट करेगी और इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एक वर्ल्ड क्लास, मतलब दुनिया भर से जो लोग देखने आए, वर्ल्ड क्लास इसको पिलग्रिम और टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसको बनाया जाएगा। तो विष्णुपद टेम्पल जो है ये वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट हिंदू श्राइन्स है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये फल्गु नदी के किनारे ये लोकेटेड है। और महाबोधि टेम्पल जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑलरेडी घोषित है। तो इन दोनों को अब एक टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। और किसके तर्ज पे बनाया जाएगा? ठीक वैसे ही जैसे कि वाराणसी में जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर, ठीक उसी के तरीके से इन दोनों को बनाया जाएगा। एक है विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और एक है महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, इन दोनों को डेवलप किया जाएगा। ऐसा बजट 2024-25 में अनाउंस किया गया है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2024-25 के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र में कितने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खोले जाएंगे? तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में टोटल 100 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खोले जाएंगे, ऐसा बजट में अनाउंस किया गया है। तो 25वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 26वां देखते हैं, केपी शर्मा ओली ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। 26वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केपी शर्मा ओली जो हैं ये चेयरमैन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के, और केपी ओली भी हैं जो हैं ये भी मोदी जी की तरफ कोalition गवर्नमेंट चलाएंगे और इनको सपोर्ट प्राप्त होगा नेपाली कांग्रेस पार्टी का, जिसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं शेर बहादुर देउबा। क्योंकि केपी शर्मा ओली को मतलब बहुमत नहीं मिला तो इसीलिए कोalition गवर्नमेंट चलाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे भी मोदी जी चला रहे हैं कोalition गवर्नमेंट, क्योंकि इस बार भाजपा को बहुमत नहीं मिला।
तो ये सक्सीड करेंगे, केपी शर्मा ओली जो है ये सक्सीड करेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड को। पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे, अब बन गए केपी शर्मा ओली। 27वां देखते हैं, एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टन मिशेल। 27वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टन मिशेल जो है ये सक्सीड करेंगे काजा कल्लास को। क्यों? क्योंकि काजा कल्लास जो है इन्होंने पीएम के पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि ये बन गए यूरोपियन यूनियन के नए चीफ डिप्लोमेट बन गए, इसीलिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के। आगे देखते हैं 28वां, हाल ही में पॉल कागामे ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। 28वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कागामे जो हैं ये लगातार चौथी बार ये प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं और इनको 99% से भी ज़्यादा वोट मिला। तो आप इनकी पॉपुलैरिटी रवांडा में समझ सकते हैं। रवांडा का कैपिटल है किगाली और रवांडा की करेंसी है रवांडन फ्रैंक। 29वां क्वेश्चन, यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो पहले थे ऋषि सुनक, अब बन गए हैं सर कियर स्टामर जो कि लेबर पार्टी के हैं। 29वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो लेबर पार्टी के जो लीडर हैं कियर स्टामर ये बन गए हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, पहले थे ऋषि सुनक। आगे देखते हैं 30वां, हाल ही में डिक स्कूफ ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बने हैं। 30वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सक्सीड करेंगे मार्क रूटे को। पहले मार्क रूटे थे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, लेकिन मार्क रूटे बन गए नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल। पहले नेटो के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ये थे जेंस स्टोल्टनबर्ग जो कि नॉर्वे के थे, लेकिन अब बन गए हैं मार्क रूटे। वही मार्क रूटे जो पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। तो नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए डिक स्कूफ। आप सारे पॉइंट्स को जोड़ कर देख लीजिएगा। तो मार्क रूटे जो हैं ये अभी करंट सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं नेटो के। हटाए हैं ये जेंस स्टोल्टनबर्ग जो कि नॉर्वे के थे, इनको इन्होंने रिप्लेस किया। आगे देखते हैं 31वां, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हम लोग जानते हैं कि पिछले महीने ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका हवाई दुर्घटना में मौत हो गया था। तो ईरान के अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं मसूद पजशकियान। 31वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ईरान के जो फॉर्मर राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, वो एक हार्डलाइनर भी थे और पोटेंशियल सक्सेसर थे वहाँ के सुप्रीम लीडर का। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो हैं अयातुल्ला अली खमेनी। तो हो सकता है वो उसको मतलब सक्सीड करते, लेकिन अब तो खैर उनकी मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में। और उनके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर की भी मृत्यु हो गई थी, कुछ पैसेंजर्स थे, क्रू मेंबर थे, सबकी मृत्यु हो गई। तो ईरान का कैपिटल है तेहरान और ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन। आगे देखते हैं, बट इसके पहले हम लोग देख ले कि ये क्वेश्चन हम लोग पहले कवर कर चुके थे कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हवाई दुर्घटना में मौत हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो ईरान के राष्ट्रपति थे। अब नए राष्ट्रपति बन गए मसूद पजशकियान। आगे देखते हैं 32वां, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इस्तीफा दिए थे चंपाई सोरेन और नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। ये फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, तो यह है हेमंत सोरेन। तो यहाँ पे ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा चंपाई सोरेन। इस्तीफा दिया गया चंपाई सोरेन के द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। तो चंपाई सोरेन जो है उन्होंने 12वें चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। कब शपथ लिया था? 2 फरवरी को। क्यों शपथ लिया था? क्योंकि हेमंत सोरेन जी अरेस्ट हो गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर आरोप लगा था। तो अभी फिलहाल चंपाई सोरेन ने क्या किया कि गवर्नर जो है वहाँ के सीपी राधाकृष्णन, उनके पास जाकर राजभवन में जाकर इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और फिर से हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री बन गए झारखंड के। वही झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। 33वां क्वेश्चन, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो 2 बने हैं, एक टीवी रविचंद्रन और एक पवन कपूर। तो 33वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोवाल जी, इन्होंने टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर इन दोनों को अभी बनाया है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसके पहले जो राजेंद्र खन्ना जी हैं वो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, लेकिन अब वो बन गए हैं एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अजीत डोवाल ये बने हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और ये लगातार तीसरी बार बने हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और इनके नाम पे अब रिकॉर्ड दर्ज हो गया है भारत का सबसे लंबे समय तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहने का। फिर पीके मिश्रा मतलब प्रमोद कुमार मिश्रा ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। इनके अलावा अमित खरे और तरुण कपूर इन दोनों को अपॉइंट किया गया है
प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के रूप में। आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्रम मिस्री। 34वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये विक्रम मिस्री जो हैं ये भी पहले डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, लेकिन अब ये बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये सक्सीड किए हैं विनय क्वात्रा को, मतलब इसके पहले विनय क्वात्रा फॉरेन सेक्रेटरी थे, अब बन गए हैं विक्रम मिस्री। कुछ और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अभी हाल ही में बने हैं नए, तो ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। अगर बात करें वाइस चीफ ऑफ द आर्मी तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। अगर बात किया जाए नीति आयोग के डायरेक्टर कौन बने हैं तो ये बने हैं आशीष कुमार दास। IB के चीफ कौन थे जिनको अभी 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, तो ये हैं तपन कुमार डेका। इनका कार्यकाल खत्म हो गया था लेकिन इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है इनके काम के आधार पर। 35वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। 35वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये वही विनय मोहन क्वात्रा हैं जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, वहाँ से ये हट गए और फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विक्रम मिस्री। तो ये खाली हो गए, तो ये बन गए अमेरिका में इंडिया के नए राजदूत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें विनय कुमार तो ये रूस में इंडिया के राजदूत हैं, रूस में। इसके अलावा अगर देखें विक्रम दोराई स्वामी तो ये यूके में इंडिया के हाई कमिश्नर हैं। और अगर अभय ठाकुर की बात करें तो ये म्यांमार में इंडिया के राजदूत हैं। अब एक चीज़ आप जान लीजिए कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या अंतर होता है। तो जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हैं वहाँ पे हाई कमिश्नर होते हैं और इनके अलावा जो देश है वहाँ पे एम्बेसडर होते हैं। अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में कौन कौन देश हैं? तो ये वही देश हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुके हैं, तो वहाँ पे हाई कमिश्नर्स होते हैं और बाकी देशों में एम्बेसडर्स होते हैं। आगे देखते हैं कि ये जो क्वात्रा है विनय मोहन क्वात्रा, ये सक्सीड करेंगे तरनजीत सिंह संधू को, क्योंकि इसके पहले यही थे इंडिया के राजदूत अमेरिका में, यही थे तरनजीत सिंह संधू। अब बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनय मोहन क्वात्रा पहले क्या थे, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, विदेश सचिव थे। 36वां क्वेश्चन, सूरीनाम में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो सूरीनाम में बनाए गए हैं सुभाष प्रसाद गुप्ता। 36वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया विनय मोहन क्वात्रा कहाँ बने हैं? US में बने हैं। और विनय कुमार कहाँ? तो ये रूस में। और विक्रम दोराई स्वामी कहाँ हैं? तो ये हैं UK में इंडिया के राजदूत हैं। तो ये आप लोग जानते हैं, मतलब हाई कमिश्नर है UK में। अब आगे देखते हैं 37वां, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं जस्टिस N कोटेश्वर सिंह और जस्टिस R महादेवन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इन दोनों को शपथ दिलवाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो जस्टिस N कोटेश्वर सिंह हैं ये मणिपुर से पहले कोई जज बने हैं पिछले 70 सालों में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज पहले बने हैं मणिपुर से, कोई 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है 2 जजों का सुप्रीम कोर्ट में, इससे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 34 जजों का वो फुल हो गया है। और ये जो 34 जजों का जो मतलब स्ट्रेंथ है इंक्लूडिंग CJI है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 33 + 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब टोटल 34 जज ही मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट में रह सकते हैं और वो अभी पूरा फुल हो गया है। 38वां देखते हैं, हाल ही में शील नागू ये किस उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? शील नागू तो ये बने हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। 38वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जस्टिस शील नागू जो है वो अभी सर्व कर रहे थे एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, लेकिन अब ये बन गए हैं पंजाब एंड हरियाणा के चीफ जस्टिस। आगे देखते हैं 39वां, हाल ही में गुरमीत सिंह संधावलिया ये किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं मुख्य न्यायाधीश? ये बने हैं मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं गुरमीत सिंह संधावलिया। तो 39 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 40वां देखते हैं, हाल ही में विद्युत रंजन सारंगी ये किस उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें चीफ जस्टिस बने हैं। 40वां का ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो विद्युत रंजन सारंगी है ये पहले उड़ीसा हाई कोर्ट में जज थे, लेकिन अब ये झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं और ये सक्सीड करेंगे संजय कुमार मिश्रा जी को। चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन है। स्पीकर कौन है असेंबली में? ये है रविंद्रनाथ महतो। और अगर गवर्नर की बात करें तो ये है सीपी राधा कृष्णन। तो आज के ये 40 क्वेश्चन थे। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। ये जो करंट अफेयर्स है काफ़ी लंबा है, 1 महीने का, तो ये 3 पार्ट में आएगा। तो सेकंड पार्ट के लिए बने रहिए, आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है तो आप लोग जरूर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।